बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या हैं और हम फ्लो चार्ट क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एल्गोरिदम्स। द वर्ड एल्गोरिदम रिलेट्स टू द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन अल-ख्वाज़मी। जो वर्ड एल्गोरिदम है ये एक मैथमेटिशियन अल-ख्वाज़मी से रिलेट किया जाता है, जिसका मतलब होता है प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। अब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्निक में जो एल्गोरिदम है उससे क्या मुराद है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं एल्गोरिदम्स को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमें एक लिमिटेड स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। हमारे पास जो एल्गोरिदम है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमारे पास जो एल्गोरिदम है उसके करेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले इनपुट को देखते हैं। इनपुट एन एल्गोरिदम में और मे नॉट रिक्वायर इनपुट। एक एल्गोरिदम में हो सकता है कि इनपुट हो या हो भी सकता है कि उसमें हम इनपुट यूज़र से ना लें। जैसा कि अगर हम एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यूज़र से इनपुट लेके एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। हम एक्स की वैल्यू को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में असाइन भी कर सकते हैं, जैसा कि x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट। ईच एल्गोरिदम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट। हर एल्गोरिदम जो है वो एटलीस्ट एक रिजल्ट या एक आउटकम जरूर जनरेट करता है, जिसकी बेस पे आप रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे होते हैं या कुछ डिसीजंस ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनाइटनेस। ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड एम्बिगुअस। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो उसका सोल्यूशन है उसकी हर स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होनी चाहिए और उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। फाइनाइटनेस। इफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एन एल्गोरिदम आर एक्सिक्यूटेड द एल्गोरिदम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होता है जिससे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ही ना करे। आपके प्रोग्राम को कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद मे बी वो 1000 इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, वो 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। उनको फॉलो करने के बाद आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट होना चाहिए। अगर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपके एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका जो एल्गोरिदम है वो इनफाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। तो जब आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो कि आप टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, तो उसका मतलब आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई एरर है। डियर स्टूडेंट्स, द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट इंक्लूड फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हम सीक्वेंस कहते हैं, दूसरा हमारे पास ब्रांचिंग सिलेक्शन जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, थर्ड हमारे पास लूप जिसे हम रिपीटेशन भी कहते हैं। इन सीक्वेंसेस को या इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाकर या कुछ रिपीटेशन करके या कुछ सिलेक्शन के थ्रू हम कुछ एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं। और हर एग्जीक्यूशन के बाद हमें एक आउटपुट मिलती है, एक रिजल्ट मिलता है, जिसकी बेस पे हम फ्यूचर के लिए डिसीजन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है आपके पास सबसे पहला जो सीक्वेंस है, इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एंड द एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू डाउन। आप एक सीक्वेंस में चलते हैं, जैसा कि अगर आपको डाउन स्टेयर्स जाना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक सीक्वेंस के साथ पहले एक सीढ़ी से उतरेंगे, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, इस तरह एक सीक्वेंस से आप एंड तक जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि आप जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में कंट्रोल स्ट्रक्चर में होता है, आप सीक्वेंस से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। और ब्रांचिंग जिसे हम सिलेक्शन भी कहते हैं, इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप सिलेक्टेड कंडीशंस यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं ए, बी एंड सी। ए में आपने वैल्यू जो है वो 10 रखवाई है, बी में 20 एंड सी में 30। और आप चाहते हैं कि आप इनमें से कंपैरिजन करें कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो सबसे ग्रेटर है। तो आप कंडीशंस लगाएंगे, क्या ए जो है वो ग्रेटर है बी और सी से?
तो अब क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 30 है, तो ए इन दोनों में से ग्रेटर नहीं है, इसलिए हम ये प्रिंट नहीं करवा सकते कि ए जो है वो ग्रेटर है। देन हम दूसरे स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, क्या बी ग्रेटर है ए एंड सी से। अब यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 20 है और ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 30 है। अब ए जो है वो बी से ग्रेटर है। अब हम यहाँ पे मज़ीद एक कंडीशन लगाएंगे, क्या बी सी से भी ग्रेटर है। अगर तो बी सी से ग्रेटर होगा तो हम प्रिंट करवा देंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है, क्या सी जो है वो ए और बी से ग्रेटर है। यस, क्योंकि ए जो है वो 10 है, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू 30 है। ए सी से सी जो है वो ए से ग्रेटर है। अब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, क्या सी बी से भी ग्रेटर है। वो कहेगा यस, सी जो है वो बी से ग्रेटर है, क्योंकि सी की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू 20 है। तो हम प्रिंट करवा देंगे सी इज़ ग्रेटर। तो इस तरह से आप सिलेक्शन करके जो है वो आप अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रेपिटेशन में क्या है, जैसे आपने किसी टेबल प्रिंट करवाना है 1 से 10 तक, तो आप रिपीटेडली इसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1 से 10 तक, तो आप जो है वो लूप के ज़रिए अपने रेपिटेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि वाइल, फॉर लूप, डू वाइल लूप, इस तरह के लूप्स को आप यूज़ करके आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं एल्गोरिदम की। इट इज़ अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। हम एल्गोरिदम में क्या कर रहे होते हैं, हम स्टेप वाइज अपने प्रॉब्लम की जो है वो सॉल्यूशन दे रहे होते हैं। हम इंस्ट्रक्शन वाइज चल रहे होते हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। जैसे आपको पता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिकम्पोज कर लेते हैं, इसी तरह एल्गोरिदम में भी हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डिकम्पोज करके अपने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके हम उसका सोल्यूशन चाह रहे होते हैं। तो आपको ये स्टेप वाइज उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने कैसे इसे जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, और ये आसान तरीका होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है हमारे पास एन एल्गोरिदम यूज़ अ डिफाइंड प्रोसीजर। इसमें डिफाइंड प्रोसीजर होते हैं और डेफिनाइट प्रोसीजर्स होते हैं, जिसको फॉलो करके आप जो है वो कर रहे होते हैं, क्योंकि हर प्रोसीजर जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब होता है, अम्बिग्वियस होता है, उसमें आपको कोई गलती नहीं होती है और आपको पता होता है कि क्लियरली जो है वो आपके टास्क को जो है वो परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। क्योंकि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता, आप अपनी लैंग्वेज में, इवन आप अपनी मदर टंग में या नेचुरल लैंग्वेज में जो आप बोल रहे होते हैं उसमें आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें आप इसे लिख सकते हैं और इसको आप जो है वो अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। इसके स्टेप्स को जो डेफिनाइट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए और उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। Every step in an algorithm has its own logical sequence, so it is easy to debug। क्योंकि हर एल्गोरिदम की जो है वो अपनी लॉजिक होती है, अगर वो इसमें मसला होगा, कोई एरर होगा तो उसको रिजॉल्व करना, उस एरर को डिबग करना बहुत आसान होता है हमारे लिए। अब हम देखते हैं कि हम एल्गोरिदम को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डिफाइन योर एल्गोरिदम्स इनपुट। हम सबसे पहले अपनी एल्गोरिदम की इनपुट को देखते हैं कि अब हमारे एल्गोरिदम में इनपुट क्या होगी। जैसा कि अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ, मैं ये प्लान करता हूँ कि मैंने एक टेबल प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मेरे टेबल के लिए इनपुट क्या होगी। क्या मुझे 2 का टेबल प्रिंट करवाना है या 100 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टेबल में इनपुट क्या होगी, मेरे एल्गोरिदम में इनपुट क्या होगी। जो एग्जांपल आपको आपकी स्लाइड में नज़र आ रही है, जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एरिया फॉर रेक्टेंगल, तो उसकी इनपुट क्या हो सकती है, आपको रेक्टेंगल की हाइट चाहिए और रेक्टेंगल की विड्थ चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द वेरिएबल्स। हमें अपने एल्गोरिदम में अपने जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके रिजल्ट को होल्ड करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल चाहिए होते हैं। जैसा कि अगर आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि आपने एल्गोरिथम के वेरिएबल्स में जो है वो रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ के लिए आपने हाइट के नाम से एक वेरिएबल और एक विड्थ के नाम से, आप इसे h और w भी कह सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके हाइट और विड्थ को जो है उस वेरिएबल के डाटा को होल्ड कर सकता है। मे बी आप हाइट में 5 दे दें, विड्थ में आप 3 दे दें, तो ये वेरिएबल्स को या उनकी वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन द एल्गोरिथम्स ऑपरेशंस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें आप अब अपने एल्गोरिथम पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो उसको इसके रिजल्ट को आपको होल्ड करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिएगा विच इज़ एरिया। आप एरिया ले लें, ए ले लें, बी ले लें। अब इसका जो रिजल्ट होगा आपका हाइट एंड विड्थ का, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वो हाइट इंटू विड्थ होता है। जब आप हाइट को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा, एरिया वेरिएबल जो आपने लिया था। उसमें क्या होगा कि आप अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह आपके एल्गोरिथम में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ये आप कि आप ब्रांचिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को, या ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ पे कि आप किस तरह से इसे परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो आप ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है वो है आउटपुट द रिजल्ट्स ऑफ योर एल्गोरिथम्स ऑपरेशंस। अब आपके इस फेज में क्या होता है कि आपके पास आपके एल्गोरिथम से आपको आउटपुट मिल रही होती है जो आपने कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन स्टेप नंबर 3 में की थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपने एक एरिया नाम का वेरिएबल लिया। अब आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है हाइट इंटू विड्थ का, मे बी हाइट की जो वैल्यू वो 2 हो और विड्थ की वैल्यू 3 हो, या आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जब इन्हें आप कंप्यूट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 3, आपके पास आंसर 6 आता है। तो जो आपकी आउटपुट होगी वो 6 होगी। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है वो फर्स्ट टाइम 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने यूज़ किया था। और फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिथम की तरह कुछ डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करके बनाया जाता है एंड इट इज़ एन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है वो आपकी प्रॉब्लम की एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसा कि मैं बारहा आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपको एक ग्रेडी डॉग की स्टोरी जो है वो एक वाइट बोर्ड पे लिखी हुई मिले और आप उसे सारी स्टोरी को पढ़ के आपको आइडिया होगा कि ये जो इसका मॉरल है वो ग्रेडी डॉग है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको एक वाइट बोर्ड पर एक डॉग जो कि एक ब्रिज पे खड़ा है और नीचे एक स्ट्रीम बह रही हो या नदी बह रही हो, उसकी तस्वीर बनी हुई हो और जो डॉग है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो उस पानी से नज़र आ रहा हो और डॉग के मुंह में जो है वो एक गोश्त का लुटरा भी हो, तो आप उस पिक्चर को देख के इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो स्टोरी या ये जो पिक्चर है ये ग्रेडी डॉग से रिलेटेड है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी प्रॉब्लम की, बजाय इसलिए कि आप पूरी स्टोरी को आप रीड करेंगे वाइट बोर्ड से, आप सिर्फ एक पिक्चर को देख के आइडिया कर सकते हैं कि ये ग्रेडी डॉग की स्टोरी है। जो फ्लो चार्ट है ये आपके, इसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, ये एक डिज़ाइन होता है आपकी प्रॉब्लम का जो कि एक स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करके बनाया जाता है। हमारे पास फ्लो चार्ट के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, आइए इन एडवांटेजेस को देखते हैं। फ्लो चार्ट इज़ एन एक्सीलेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। हमारे पास जो एक प्रोग्राम को सॉल्व करने की लॉजिक होती है हम उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हम उस डायग्राम को देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी और ये किस चीज़ का सोल्यूशन दिया गया। इजी एंड एफिशिएंट टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट। आपको पता है हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, उसे एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। एनालाइज करके हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो है वो हमने टेबल प्रिंट करवाने की हमारे पास प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंटिंग का टास्क अलग से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का टास्क अलग से परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन का टास्क अलग से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट को देख के हम अपने प्रॉब्लम को डिफरेंट टास्क में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और वो टास्क अपनी टीम में से किसी को भी असाइन कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल द फ्लो चार्ट प्लेज द रोल ऑफ अ ब्लूप्रिंट विच मेक्स प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस ईजियर। क्योंकि आपके पास आपके पूरी प्रॉब्लम का एक खाका होता है, आपके पास एक पूरा उसका मैप होता है जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो फ्लो चार्ट होता है ये डेवलपमेंट में आपके टास्क को मज़ीद ईजी कर देता है कि आप अपने टास्क को डिफरेंट टीम मेंबर्स को असाइन कर देते हैं और उसकी जो है वो आप बाद में उसकी जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के प्रोसेसेस को या उसके सोल्यूशंस को जो आपने अपनी टीम मेंबर से करवाया। तो ये आपके पूरे जो टास्क को या डेवलपमेंट को बहुत आसान कर देता है आपके लिए। आफ्टर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इट नीड्स
continuously timely maintenance during the course of its operation. The flowchart makes program or system maintenance easier. जब आप एक प्रोग्राम को बना लेते हैं तो आपको पता है कि हमें जो है वो टाइमली उसे मेंटेन करना पड़ता है. जैसा कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो हमारे पास पहले व्हाट्सएप में रीड फॉर एवरीवन की ऑप्शन नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास रीड फॉर एवरीवन की ऑप्शन मौजूद है. तो ये वाला व्हाट्सएप जो है वो दूसरे वाले व्हाट्सएप का जो आप पहले यूज़ करते थे उसका अपडेटेड वर्जन है. इसको मेंटेन किया जाता है. अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ फीचर्स कम होते हैं तो उसको मेंटेन किया जाता है. तो फ्लो चार्ट की वजह से क्या होता है, आपके जो फंक्शंस हैं जो आपने प्रोग्राम बनाया है, डेवलप किया है, उसकी मेंटेनेंस आपके लिए आसान हो जाती है. इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट द फ्लो चार्ट इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड. अगर आपके पास एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम से आपने फ्लो चार्ट बना लिया है तो उसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है वो लिख सकते हैं, उसे कोड कर सकते हैं. लाइक आप सी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, बेसिक को यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं, पाइथन है, सी शार्प है. डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फ्लो चार्ट के कुछ सैम्पल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सबसे पहला जो सैम्पल आपको नज़र आ रहा है उसे ओवल सैम्पल कहते हैं. और ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम के या आपके फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास जो सैम्पल आपको नज़र आ रहा है इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं. यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. अगर आप अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट या आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे कि इनपुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आप फ्लो चार्ट में इसकी मदद से, इस सैम्पल की मदद से आप इनपुट ले सकते हैं. ये सैम्पल जो है ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने कोड में या आप अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट ले रहे हैं. नेक्स्ट सैम्पल जो है उसे रेक्टेंगल कहते हैं. ये प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं. अगर आप अपने जैसे कि 5x इंटू वाई और लेट्स सपोज x की वैल्यू जो है 5 और y की वैल्यू 2 है, तो ये जो प्रोसेसिंग है 5 इंटू 2 10, तो जो प्रोसेसिंग या x इंटू वाई जो करवा रहे हैं वो हम इस प्रोसेसिंग सैम्पल में करवाएंगे. हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं. ये जो डायमंड सैम्पल आपको नज़र आ रहा है ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं. इसमें हम अपने प्रोग्राम में कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हो, जैसा कि अगर मैं बात करूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर है y से, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 है, तो क्या x ग्रेटर है y से? अगर तो वो ग्रेटर होगा तो आप कोई और आगे प्रोसेसिंग करवाएंगे. अगर ग्रेटर नहीं है तो आप कुछ और जो है वो प्रोसेसिंग करवाएंगे. तो हम डिसीजंस के लिए डायमंड सैम्पल को यूज़ करते हैं. ये स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपको सैम्पल नज़र आता है इसे एरोज कहते हैं. इसे हम फ्लो लाइंस भी कहते हैं. ये इंडिकेट करता है आपके फ्लो चार्ट के फ्लो को कि आपको नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है या आप कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं. तो ये फ्लो लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं आपके फ्लो चार्ट के फ्लो को. नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है उसे सर्कल, इसे हम पेज कनेक्टर कहते हैं. ये अगर आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक से ज़्यादा पेजेस पे एक्सपैंड किया हुआ तो ये कनेक्टर्स लगाकर आप अपने पेज के बता सकते हैं कि आपका जो पेज ए है वो नेक्स्ट एक्सपैंड हो रहा है पेज बी पर भी. इस तरह अगर पेज बी पे भी आपका फ्लो चार्ट पूरा नहीं आ रहा तो पेज सी तक वो आप ये सर्कल लगाकर एक्सपैंड कर सकते हैं. डिफरेंट आपको सैम्पल्स पे आपको दिए गए हैं. जो लास्ट वाला है ये इसे हम कमेंट कहते हैं. अगर मैं अपने प्रोग्राम में कुछ कमेंट्स करना चाह रहे हूँ तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं. सेकंड लास्ट जो है उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं. अगर आपके जो है एल्गोरिदम में कुछ ऑलरेडी जो है प्रोसेसिंग की हो या कोई फंक्शन बना हो तो इसकी मदद से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड लास्ट जो है वो प्री डिफाइंड प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं जो आप अपने सिस्टम, जैसे कि स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है जैसे आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है तो उसकी मदद से आप अपने स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. तो ये प्री डिफाइंड जो फंक्शंस जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ये जो आपको नज़र आ रहा है पेज ऑफ का सैम्पल, ये पेज ऑफ का कनेक्टर है. तो इसकी मदद से आप अपने पेज ऑफ के कनेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये डिफरेंट सैम्पल्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने फ्लो चार्ट को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं. जो एल्गोरिदम है ये तो आपको पता है, सिंपली आप जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और ये आपकी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे होते हैं नेचुरल लैंग्वेज उसमें आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जो हमारे पास फ्लो चार्ट है इसे आप डिफरेंट और स्पेसिफिक डायग्राम्स को यूज़ करके और डिफरेंट सैम्पल्स को यूज़ करके आप जो है वो डायग्रामेटिकली उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. जिस तरह हम अपनी वैल्यू को असाइन करना होता है, हमें एल्गोरिथम्स में अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं. जैसा कि आपको ये असाइनमेंट सैम्पल नज़र आ रहा है,
ये जो आपको एरो सैम्पल नज़र आ रहा है, ये इसे हम असाइनमेंट सैम्पल कहते हैं एल्गोरिदम में। अगर हम हाइट को वैल्यू 5 असाइन करना चाह रहे हैं तो इस सैम्पल की मदद से हम इसे असाइन कर सकते हैं, और ये इक्वल होता है हाइट इज इक्वल टू 5 के। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी मदद से हम एल्गोरिदम में अपनी वैल्यूज़ को असाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो देखें डियर स्टूडेंट्स, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब है कि आप सी में ए और बी की वैल्यूज़ को जमा करके सी में उसका रिजल्ट जो है वो रखवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1। इसका मतलब है कि आर की जो वैल्यू होगी उसमें आप 1 ऐड करवा के आर में रखवा रहे हैं। लेट्स सपोज हमारे पास आर की वैल्यू 5 है। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट आर इज इक्वल टू आर प्लस 1 है, इसका मतलब है 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। अब जो है आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6। अभी 6 जो है वो फर्स्ट वाले आर में चला जाएगा, और अब दोबारा जो है वो 6 जो है वो इज इक्वल टू 6 प्लस 1 हो जाएगा। अब जब आप 7 रखवाएंगे तो वो आर में चला जाएगा, और इस तरह फिर 7 प्लस 1 8 जो है, इस तरह जो आप, इसका मतलब है कि आप आर में कंटिन्यूसली एक नंबर ऐड कर रहे हैं, आप एक वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने रिपीटेशन भी करवा सकते हैं, तो आप जो है वो उसके रिजल्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ एल्गोरिदम्स की और फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट है। फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर का सम फाइंड करना है, उसके लिए आपको एल्गोरिदम भी दिया गया है और फ्लो चार्ट भी दिया गया है। सबसे पहले हम एल्गोरिदम को देखते हैं। हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 करेंगे, हम इनपुट करेंगे फर्स्ट नंबर, मे बी आप उसे ए कह लें, और स्टेप 3 में आप करेंगे इनपुट सेकेंड नंबर, आप उसे बी भी कह सकते हैं, या एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, क्योंकि हमें सम करवाना है 2 नंबर्स का, तो आप सम का एक वेरिएबल ले लें, उसमें आप ए और बी के वैल्यूज़ को उसका रिजल्ट को आप स्टोर करवा लें, और बाद में आप उसे डिस्प्ले करवा लें। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को, तो जहाँ पे सम है इसकी जगह आप मल्टीप्लाई का या कोई भी वेरिएबल ले लें, उसको ए को मल्टीप्लाई करवा दें बी के साथ। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई का प्रोसेस भी, एल्गोरिथम भी बना सकते हैं। अब आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देन हम इनपुट लेंगे ए इनपुट सैम्पल की मदद से, देन हम इनपुट लेंगे वैल्यू ऑफ बी इनपुट सैम्पल की मदद से, देन हम इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करवाएंगे, क्योंकि हमें सम करवाना है 2 नंबर्स को ए प्लस बी को, तो हम इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करवाएंगे। देन हम क्या कर देंगे, इसे हम आउटपुट करवा देंगे इनपुट आउटपुट सैम्पल की मदद से, और आपका जो फ्लो चार्ट है या आपका प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट है। हमने टेम्परेचर को सेल्सियस और या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो ये है, हम स्टार्ट करेंगे, इनपुट टेम्परेचर लेंगे हम सेल्सियस में, उसे आप सी में कह सकते हैं, किसी में भी आप अपनी मर्जी से वेरिएबल नेम डिसाइड कर लें। देन आपको पता है कि आपको अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसके पास आपको फार्मूला दिया हुआ है। आप उस फार्मूले को यूज़ करके आप सेल्सियस की वैल्यूज़ में लेंगे, और आपको जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा, और देन आपका एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। अब आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। आप स्टार्ट करेंगे, आप जो है वो सेल्सियस की वैल्यू लेंगे, उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग करेंगे, फार्मूले की मदद से आप उसे कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू आपके पास एफ में आ जाएगी फ़ारेनहाइट की, तो आप उसे प्रिंट करवा देंगे आउटपुट प्रोसेस के सैम्पल के थ्रू, और आपका जो फ्लो चार्ट है वो टर्मिनेट हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपको स्क्वायर का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम देखें, आप स्टार्ट करेंगे, आप इनपुट लेंगे साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, आप उसे एल कह सकते हैं। तो आपको पता होता है कि जो एरिया है वो स्क्वायर का लेंथ और विड्थ सेम ही होता है, तो अगर आप लेंथ ले लेंगे तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ के साथ, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और जो पैरामीटर होता है उसका फार्मूला है 4 इंटू लेंथ। जब आप उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एरिया, आपके पास पैरामीटर का जो है वो आ जाएगी कैलकुलेशंस। अब आप उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं एरिया को और पैरामीटर को अपनी स्क्रीन पे, इस तरह पर आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट कर जाएगा। अब इसके फ्लो चार्ट को देखें, आप स्टार्ट करेंगे, आप वैल्यू लेंगे, लेंथ लेंगे या विड्थ ले लें। अब आप एरिया उसका कैलकुलेट करेंगे, देन आप उसका पैरामीटर फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करेंगे, फिर आप प्रिंट करवा देंगे एरिया और पैरामीटर, और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा।
थैंक यू।